नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्तों ये हम लोग जो एनसीईआरटी का दोस्तों जो सीरीज चल रहा है, इसमें दोस्तों हम लोग क्लास 6 का 6 चैप्टर तक दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों जो चैप्टर नंबर 6 है वहां तक हम लोग दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं और दोस्तों ये हम लोग सब चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि आप क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसमें दोस्तों हर बातें आपको बहुत ही बारीकी और दोस्तों बाहरी दुनिया से आपको रिलेट करके और छोटे छोटे दोस्तों एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है। तो दोस्तों आपको पेशेंस से वीडियो देखना पड़ेगा, तभी चीज़ों को आप को रिलेट कर पाइएगा। यदि नहीं आप कर पाते हैं तो यदि समझना है तो दोस्तों आपको बच्चा बनना पड़ेगा, होशियार बनिएगा तो फिर आपको ये समझ में बातें नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप 7 और 8 और 9th और 10th के दोस्तों जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पर चीज़ें दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगी और दोस्तों चीज़ें ऊपर से आपको निकलने लगेगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 7 है। तो दोस्तों चैप्टर का जैसा कि हमारा नाम है कि पौधे को जानिए। चैप्टर से ही दोस्तों हमें लगता है कि ये पौधे के बारे में जानकारी दे देगा कि पौधे क्या होते हैं, उनके बारे में कौन कौन सी आपको जानकारी इकट्ठा करके देगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों बाहर निकलकर अपने चारों ओर पौधे का परीक्षण कीजिए। और दोस्तों बुक हम लोग दोस्तों रीडिंग करेंगे और साथ में दोस्तों जहाँ पर हमें लगेगा कि यहाँ से इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम वहाँ पर आपको पहले ही बता देंगे कि ये आपके लिए बहुत ही VVI है। और दोस्तों वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, आपको मैं बताते चलूंगा आगे नए वाले दिनों में कि ये कहाँ कहाँ पर ये वाला प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय हैं। दोस्तों कुछ पौधे होते हैं जो छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पत्तियों की जो पौधे होते हैं वो हरे होती है, जबकि कुछ पत्तियां लालामिक्त होती है, और जबकि कुछ पौधे फूलों के बड़े एवं लाल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके पौधे के बारे में परिभाषा कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे ऐसे पौधे देखे हैं। और दोस्तों कुछ तो नीले होते हैं और कुछ पौधे दोस्तों पुष्प ही नहीं होते हैं। यानी कि कुछ दोस्तों पौधे होते हैं जो नीले होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प ही नहीं होता। आपने अपने घर के आसपास और विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे भरे पौधे आप देखे जरूर होंगे। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जाने और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच अंतर समझाने में सहायता मिलेगी। क्या आप ये चित्र जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं और इन भागों को दोस्तों रंग से भरिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 7.1 दिया गया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्रियाकलाप 1 में क्या बताया गया है। तो दोस्तों शाख, झाड़ी एवं वृक्ष है यहाँ पर, और उन पौधों को, तने को, शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को आप स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है, कठोर है, धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए और ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। और दोस्तों लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का आप प्रयास कीजिए। तो दोस्तों कभी कभी क्रियाकलाप से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हमें यह भी पढ़ना जरूरी रहता है। यहाँ पर आपके 7.1 दिया गया है कि पौधे के संवर्ग, आप इस कॉलम में हाँ और ना के विकल्पों को भर सकते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं जो होती है वो भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हमें प्रेक्षित सभी पौधे को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करें। कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आप और अधिक पौधे के लिए 1.23 कॉलम को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद अंश को पढ़कर कॉलम 4 को आप भरिए। वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ सुझाव दिया गया है कि पौधे को कम से कम आप क्षति पहुंचाइए, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों को समूह को कार्य कर सकते हैं। वहीं दोस्तों कोमल तने जो होते हैं वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है। तो दोस्तों जो खेतों में, बगीचों में, गमलों के कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं तो उससे खरपतवार कहा जाता है। क्या आप इन किसानों के लिए खरपतवार की खेतों में उखाड़ते हुए देखे हैं। दोस्तों यदि आप
खेत देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे खरपतवार जो होते हैं आपको कृषि जो होता है दोस्तों, जब जैसे आपकी धान हो गया, गेहूं रोपने से पहले दोस्तों उसमें खरपतवार को चुना जाता है, और या आलू हो गया, इस सब दोस्तों चीज़ों में खरपतवार को चुनकर पहले अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसमें बीज को रोपा जाता है। तो दोस्तों ये खरपतवार जो होते हैं ये आपके बेमतलब के दोस्तों जो घास फूस उग जाते हैं उसी को खरपतवार कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इन लक्षणों के आधार पर हमें अधिकांश पौधे को 3 संवर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाक, झाड़ी और वृक्ष। इन चित्रों को 7.3 में दर्शाया गया है। वहीं दोस्तों हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को शाक कहलाते हैं। दोस्तों जो आपके हरे होते हैं और दोस्तों उनके तने जो होते हैं कोमल होते हैं दोस्तों, वैसे पौधे को शाक कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शाक किसे कहते हैं। तो दोस्तों हरा होना चाहिए, तने कोमल होने चाहिए, और जो तना है दोस्तों वो भी हरा रहना चाहिए। वैसे पौधे के दोस्तों शाक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको शाक का यहाँ पर उदाहरण दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि ए में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि ये शाक है। झाड़ी दोस्तों चित्र को बी में दिखाया गया है। वहीं दोस्तों जो वृक्ष है ये आपके चित्र सी में इसका आपको वर्णन करके दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके अंतर को आप आगे चलकर समझिएगा। तो दोस्तों कुछ पौधे में शाखाएं जो होती है वो तने के आधार के समीप से निकलती है, तथा तना जो होता है ये कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों झाड़ी उसे कहते हैं जिसके जो जो तने होते हैं वो दोस्तों आधार के समीप ही होते हैं, मतलब दोस्तों जमीन के स्पर्श करते हुए रहते हैं। और ये दोस्तों तना जो होता है कठोर होता है, लेकिन दोस्तों ये मोटा नहीं होता है, इसे आप झाड़ी कह सकते हैं। दोस्तों कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने जो होते हैं सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं, और इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, और इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। तो इसे यहाँ पर वृक्ष का आप देख सकते हैं कि वृक्ष किसे कहते हैं। तो जो बहुत ऊंचा हो, जिसका तना और जो होता है दोस्तों वो मजबूत हो, और दोस्तों भूरे हो, और इनकी जो शाखाएं होती है दोस्तों वो भूमि से बहुत ही अधिक ऊंचाई पर हो, जो तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इसे दोस्तों हम लोग वृक्ष कहते हैं। वहीं दोस्तों उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधे को सही क्रम से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सारणी 7.1 और कॉलम 4 को दोस्तों आप भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि जो मनी के जो प्लांट होते हैं, नहीं दोस्तों जो मनी प्लांट होता है या सेम होते हैं या लौकी होते हैं, इन चीज़ों को आप देखे होंगे दोस्तों। सेम लौकी तो आप जरूर देखे होंगे, और अंगूर दोस्तों जो भी साथी दोस्तों आपके महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश ऐसे दोस्तों जगहों में आपकी अंगूर की खेती, नासिक में दोस्तों आमतौर पर आपकी अंगूर की खेती देखने को मिलती है। तो दोस्तों तने किस प्रकार के हैं, इनमें से कुछ पौधे को देखिए। ये शाक झाड़ी है और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें कुछ ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों ये बुझो जो पहेली है दोस्तों ये जानना चाहती है। वही दोस्तों अगर हम बात करें तो जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। दोस्तों जिनकी जो तना है दोस्तों कमजोर होता है वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। दोस्तों सेम आप देखे होंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि एक प्रकार का मनी प्लांट है, या आप कह सकते हैं कि सेम जैसे। तो दोस्तों जो होते हैं ये इनके चढ़ाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है, और दोस्तों ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, और ये भूमि को ही स्पर्श करके चारों तरफ फैल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इन्हें बिसर्पी लता कहा जाता है। वहीं दोस्तों जबकि कुछ पौधे होते हैं जो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे के दोस्तों आरोही कहलाते हैं। यानी कि आरोही मतलब दोस्तों बढ़ते क्रम में ये अपना लगातार बढ़ते जाते हैं किसी शाखा को पकड़कर, और ये दोस्तों ये शाख झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो संभवतः आपने अपने विद्यालय अथवा घरों पर कुछ पौधे की देखभाल करते रहते होंगे। आपने घर अथवा विद्यालयों में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी, बिसर्पी लता के दो दो पौधे का आप नाम लिखिए। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो 7.2 में तना के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों तना जो होते हैं ये हमको क्रियाकलाप 2 के माध्यम से बताने की कोशिश करेगा कि तना क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्रियाकलाप 2। आवश्यक समार्गे
में आपको एक गिलास लेना है, जल लेना है, लाल स्याही लेना है और साकीय पौधा दोस्तों तथा एक ब्लेड लेना है। वहीं दोस्तों गिलास को 1/3 जल से भर लीजिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक भरा गया है। और दोस्तों लाल स्याही को कुछ बूंदों को उसमें डाल दीजिए। दोस्तों यहाँ पर लाल स्याही को डाला गया है, जिस प्रकार से लाल जो जल है ये आपका लाल हो गया है। वहीं दोस्तों तने को आधार से काट कर गिलास में रखें, जैसा कि दोस्तों चित्र यहाँ पर 7.5 में आप देख सकते हैं। अगले दिन ही शाखाओं का आप अवलोकन कीजिए। वहीं दोस्तों क्या इस शाखा के कुछ भाग आपको लाल नजर आते हैं? तो यदि हाँ तो आप क्या बता सकते हैं कि लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा है? तो दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझाने की प्रयास कर रहा है कि भाई वहाँ पर पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, आपकी दिमागों को जो होता है वो खोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपने तने को मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो तने में जो जल है ये ऊपर चढ़ता है और दोस्तों तने के खुले सिरे को द्विवर्धित दृश्य होता है। दोस्तों यहाँ पर ये जल ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पर दोस्तों है जो ये द्विदर्शित हो रहा है। वही दोस्तों अगर बात करें तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा है कि जल जो होते हैं वो तने में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, अर्थात जो तना जल का संवहन करता है। तो दोस्तों जो तना होता है वो जल का संवहन करता है, यानी कि दोस्तों लाल स्याही की भांति जल में जो विलीन खनिज और दोस्तों जल के साथ तने में दोस्तों ऊपर चढ़ने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बताना चाह रहा है कि जो दोस्तों जल होते हैं ये संवहन विधि के द्वारा दोस्तों इसमें जो विलीन आपके जल में होते हैं, जैसे कि इसमें जो घुले मिले जल में होते हैं खनिज जो होते हैं, उसके द्वारा दोस्तों संवहन विधि के द्वारा आपके जल को ऊपर चढ़ाया जाता है तना में। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही जल तथा जो खनिज होते हैं तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा कुछ अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों पहेली ने सफेद फूले वाले शाखों के साथ यह क्रियाकलाप किया और उसने सफेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कुतूहलपूर्ण कार्य किया और उसने इस लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक 2 भागों में काटा। एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे भाग को गिलास सी में रखा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र आपको 7.7 में दिखाया गया है। वहीं दोस्तों गिलास सी में नीली स्याही को कुछ बूंदे को इसने डाल दिया। तो ए में आप देख सकते हैं लाल है, बी में भी लाल है और सी में दोस्तों नीली है और दोनों को दोस्तों एक साथ इसने डाल दिया है। और दोस्तों वहीं बात करें तो गिलास ए के फूल वाली शाखा पर तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी दूसरी शाखायुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में अनुमान लगाइए कि इसमें आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। क्या दोनों का जो आपको कलर है दोस्तों वो ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देगा या नहीं देगा, या दोस्तों दोनों मिलकर एक हो जाएगा, ये एक नया कलर का आपका दोस्तों निर्माण करेगा। जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा था तो क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग में के अनेक डब्बे ताने के अंदर वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित हैं? क्या इसमें पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है? तो आप स्वयं ही इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। अगला दोस्तों जो हमारा है 7.3, जिसके बारे में दोस्तों हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ेंगे कि पत्ती क्या होती है। तो दोस्तों आपने आसपास के पौधे की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनको चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार, रंग एक जैसे हैं? ये तने किस प्रकार से जुड़ी हुई है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई है, जो दोस्तों जो पत्ती की भाग होती है जिससे वह तने के द्वारा जुड़ी होती है, उसे दोस्तों हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोस्तों यहाँ से भी डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिया जा सकता है कि क्या पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो पत्ती होती है वो दोस्तों जैसे ही ये तना के द्वारा जुड़ी होती है इसे दोस्तों हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों है कि पत्ती के दोस्तों जो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र में दिखाया गया है कि दोस्तों ये जो भाग होता है इसी को कहा जाता है पर्णवृत्त। और दोस्तों यहाँ पर एक तना रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको तना रहेगा और यहाँ से दोस्तों ये जुड़ा रहेगा और जो दोस्तों ये इसके बाद ये जो पत्ती आपको दिखाई रही है और इसी भाग को दोस्तों पर्णवृत्त कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम तो पत्ती के जो चपटे हरे भाग को दोस्तों फलक कहा जाता है। तो दोस्तों पत्ती के जो हरे चपटे भाग ये आप देख सकते हैं इसको दोस्तों फलक कहा जाता है, जैसे कि दोस्तों चित्र 7.8 में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधे की पत्तियों में
इन भागों को पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में दोस्तों पर्णवृत्त होता है? तो दोस्तों यदि आपके आसपास जो भी पौधा है उसमें देखिए आप कि क्या उसमें पर्णवृत्त पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ऐसे दोस्तों प्रैक्टिकली चीज़ें आपको जल्दी ही याद हो जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसको छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ी सकती है तो यह क्रियाकलाप आपके पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 3 में। तो दोस्तों एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने को नीचे रखिए, जैसा कि चित्र पॉइंट 7.9 में यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शाया गया है। तरीके से एक स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें और अपनी पेंसिल के तिरछे पकड़िए और दोस्तों इसके नोक से कागज के उस भाग को नीचे वाली जो पत्ती है उसे धीरे धीरे रगड़िए। आपके कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देगी। क्या छाप पत्ती की तरह है? पत्ती इस तरह दोस्तों रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको सिरा समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिरा क्या होता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर आप पत्ती देख सकते हैं, इस पत्ती में दोस्तों जो ये छोटे छोटे दोस्तों यहाँ पर जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्तों सिरा होते हैं। और दोस्तों ये जो सिराएं होती है इससे जिसे आप जैसे ही उजला जो आपके पास सफ़ेद जो कागज होता है उस पर आप रखिएगा और पेंसिल से दोस्तों धीरे धीरे उस पर चलाइएगा इस पत्ती पर, तो दोस्तों जो सिराएं होती है ये आपके सफ़ेद कागज पर दोस्तों ये उगने लगती हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो होती है ये सिरा भी पाई जाती है। तो दोस्तों इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। वहीं दोस्तों क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिराएं दिखाई देती है? तो दोस्तों जो मध्य सिरा होती है, जो कि दोस्तों ये आपकी एक पत्ती होगी मान लीजिए, और पत्ती में दोस्तों ये जो सिरा होती है ये आपकी एक मोटी सिरा होती है जिसे हम लोग मध्य सिरा भी कहते हैं। और दोस्तों पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। तो दोस्तों जो पत्ती होती है इसमें जो दोस्तों ये विन्यास सिराएं ये बनाई जाती है दोस्तों, इसी को आपके सिरा विन्यास कहा जाता है। वहीं दोस्तों यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो दोस्तों यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ये जाल के द्वारा दोस्तों लग रहा है आपको कि फैलाव, जब ये पत्ती सूखेगी दोस्तों तो ये आपके जालनुमा आकृति की तरह दिखाई देने लगेगी। यदि आप सूखी हुई पत्तियों को नहीं देखे होंगे तो सूखी हुई पत्तियों को लेकर आप जरूर एक बार उसे देखिए, जो कि दोस्तों ये सिरा विन्यास जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है। ऐसे सिरा विन्यासों को दोस्तों समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। वहीं दोस्तों विभिन्न पौधे की पत्तियों के बिना तोड़े और इनके सिरा विन्यासों का आप अध्ययन कीजिए, यह जानने का प्रयास कि पत्तियों में इनका कार्य क्या करती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्रियाकलाप 4 को। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आवश्यक समार्गी साग जिसे पौधा कहा जाता है, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले के कुछ आप धागे को लीजिए और इसे क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप दोस्तों खिली हुई हो। और इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भरी भांति सिंचित धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र के अनुसार एक पॉलिथीन की थैली में ढककर उसे बांध दीजिए। दोस्तों कि जैसा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पत्ती है दोस्तों ये देखने में लग रहा है दोस्तों कि शायद ये अमरूद की पत्ती हो सकती है। इसे किस प्रकार से दोस्तों ये पॉलिथीन में दोस्तों इसे बांध दिया गया है यहाँ पर तोड़ने के बाद यहाँ से दोस्तों रबड़ के द्वारा, जिस प्रकार दोस्तों इसमें वाई के संपर्क में ना आ पाए। तो दोस्तों अगर बात करें तो पॉलिथीन की खाली थैली में भी दोस्तों धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। और दोस्तों वहीं अगर बात करें तो कुछ घंटों के बाद पॉलिथीन की थैली की आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं कि क्या किसी थैली के अंदर जल की आपको बूंदें दिखाई देती है? तो किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है दोस्तों, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई है? तो दोस्तों क्रियाकलाप के बाद पॉलिथीन की थैली को हटाना आप मत भूलिए। वहीं दोस्तों अगर बात हम करें तो जल की यह जो बूंदें होती है दोस्तों वो पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपको वाष्पोत्सर्जन समझाने की कोशिश कर रहा है कि दोस्तों वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसने एक पॉलिथीन लिया और दोस्तों जो पौधे होते हैं उनमें दोस्तों ये बांध दिया धागे से, और दोस्तों कुछ देर बाद जो पॉलिथीन थे उसमें आपको जल जैसी बूंदें दिखाई देने लगी। तो दोस्तों वो जो बूंदें होती है वहीं दोस्तों पत्ती से जल के वाष्प के रूप में दोस्तों निकलती है। और दोस्तों इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं।
क्या आप इस विषय को अध्याय आप दोस्तों 14 में पढ़ेंगे। वहीं दोस्तों हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा, क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते। दोस्तों अध्याय 5 के क्रियाकलाप के विषय में स्मरण कीजिए, जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। तो उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल की बूंदे के रूप में पुनः पॉलिथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। वहीं दोस्तों पत्तिये का एक और भी कार्य है, तो आइए इसका भी हम लोग अध्ययन करें। तो दोस्तों यहाँ पर एक कार्य हमने देख लिया कि पत्तियों को द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। तो दोस्तों क्रियाकलाप 5 हम लोग देखेंगे। दोस्तों आवश्यक सामग्री में आपको पत्ती लेना है, स्पिरिट लेना है, बीकर लेना है, प्रखनली लेना है, बर्नर लेना है, जल लेना है और एक प्लेट लेना है और एक आयोडीन का आपको विलयन होना चाहिए। दोस्तों प्रखनली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डाल दीजिए। पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी हुई होनी चाहिए। अब इस प्रखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए और बीकर के उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। तो दोस्तों अब पत्ती को प्रखनली को सावधानीपूर्वक बाहर निकालिए, जल से भली भांति धोइए, इसे प्लेट में रखकर आयोडीन की विलयन की कुछ बूंदों को आप डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पत्ती में क्या है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्रियाकलाप किया गया है। तो दोस्तों आपने देखते हैं कि आपके परीक्षण की तुलना में अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षणों से कीजिए। वहीं दोस्तों क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है। तो दोस्तों ये आपको मंड समझाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। दोस्तों यदि आप अध्याय 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर दोस्तों लेसन 2 आप पढ़िए, उसके बाद दोस्तों लेसन 7 पढ़िए। दोस्तों आप 1 2 3 5 6 लेसन तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप सारे लेसन जैसे ही कंप्लीट करिएगा तो दोस्तों एक चीज़ है दूसरे को आपको समझने में आपको आसानी होगी। दोस्तों आलू में जो यह मंड पौधे को अन्य भागों से एक आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां जो दोस्तों होती है वो प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। और दोस्तों इस प्रकार जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि दोस्तों H2 और CO2 का उपयोग करती है और इस प्रक्रम को दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में दोस्तों जल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन को निष्कासित होता है और दोस्तों पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों किसमें मंड पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी दोस्तों वस्तु आपकी आवश्यक है, कौन सी आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों O2 जो होता है वो आपको निष्कासित होता है। वहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि पत्तियों ने दोस्तों मंड का संश्लेषण किया तथा पौधे के किस और भाग से यहाँ तक नहीं पहुंची। दोस्तों यहाँ पर ये बिहार पुलिस में पूछा गया था कि मंड किस में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मंड आपके पत्तियों में भी दोस्तों उपस्थित होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको जो इस बार 21,000 दोस्तों जो प्लस वैकेंसी था उसमें आपको ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसे जानने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप की कुछ दूसरे विधि को आप दोहरा सकते हैं। दोस्तों पौधे युक्त एक कमरे को दोस्तों लीजिए अथवा दिनों के लिए अंधेरे कमरे में इसे रखिए और दोस्तों इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग के दोनों ओर काले कागज से ढक दीजिए। दोस्तों अब इन पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब इसे आंशिक रूप से दोस्तों काले कागज से इसे ढकिए और दोस्तों पत्तियों को तोड़कर इसका मंड का आप परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों क्या आप देखते हैं कि क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली है कि पत्ती का वह जो भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित था और दोस्तों परंतु काले कागज से ढके हुए भाग में नहीं था। इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्रियाकलाप से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि पत्ती में मंड कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। तो दोस्तों जब पत्ती को आप सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तभी दोस्तों उसमें मंड उपस्थित होगा और दोस्तों सूर्य के प्रकाश से जैसे ही पत्ती को आप ढक दीजिएगा तो दोस्तों उस पत्ती में मंड की उपस्थिति नहीं होगी। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों है हमने तो जो क्रियाकलाप किए हैं उनमें देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। दोस्तों ये जो तना होता है ये पेड़ हो गया, दोस्तों ये जो तना होता है यही दोस्तों पत्ती के पास जो होता है दोस्तों ये जिसे यहाँ पर जल पहुंचाता है। और दोस्तों पत्ती
जल का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करती है। दोस्तों जो ये पत्ती होती है ये अपना जो दोस्तों जल जो होता है इसका उपयोग भोजन बनाने के लिए करती है। और दोस्तों पत्तियों से जल की कुछ मात्रा हास वाष्पोत्सर्जन, जैसा कि दोस्तों हम लोग ऊपर पढ़े थे, के द्वारा होता है। और दोस्तों तन्ने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होती है, यह कार्य जड़ें कैसे करती है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि जड़ क्या होती है। तो दोस्तों 7.4 में आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि जड़ क्या होती है। तो दोस्तों चित्र 7.1.3 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधे को यहाँ पर दोस्तों बूझों और पहेली के द्वारा जल दिया जा रहा है। तो दोस्तों पहेली और बूझों में से कौन से पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है क्या, दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बूझो दोस्तों है ये पत्ती को ही जल दे रहा है, और दोस्तों पहली जो है ये जड़ में दोस्तों जल दे रही है। तो दोस्तों पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, तो आइए इन निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे की इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों क्रियाकलाप 6 में यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास आवश्यक सामग्री के रूप में 2 गमले होने चाहिए, कुछ मिट्टी होनी चाहिए, एक खुरपी होनी चाहिए, और दोस्तों एक ब्लेड होना चाहिए अथवा आपके पास कैंची भी होना चाहिए, और जल होना चाहिए। यह क्रियाकलाप 4 या 5 विद्यार्थियों को समूह में दोस्तों करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो बगीचे के किसी खरपतवार को एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ें की कोई क्षति न हो। यानी दोस्तों यहाँ पर क्षति नहीं होने के लिए इसलिए आपको बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी इकोलॉजी सिस्टम को नुकसान न पहुंचाइए। वहीं दोस्तों खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। और दोस्तों जैसा कि आप 7.1.4 में यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पौधे में जड़ है, लेकिन इस पौधे की जड़ें दोस्तों ये काट ली गई है, और दोस्तों दूसरे गमले में लगा दीजिए। और दोस्तों इसे नियमित रूप से आप क्या कीजिए, जल देने की कोशिश कीजिए। वहीं दोस्तों 1 सप्ताह के पश्चात इनका आप परीक्षण कीजिए कि क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। तो दोस्तों दोनों पौधे में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक की जड़ नहीं थी दोस्तों। तो क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ों के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। तो दोस्तों जड़ एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्रियाकलाप हम लोग 7 देखेंगे। दोस्तों आवश्यक सामग्री के रूप में आपके पास मक्का या चने की बीज या रुई, कटोरी और जल होना चाहिए। दोस्तों 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें से भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में दोस्तों चने के 3-4 बीज और दूसरी में दोस्तों मक्का के दाने रखिए। जल डालकर दोस्तों रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित न हो जाए। वहीं दोस्तों नवोद्भिद नहीं बन जाए, और 1 सप्ताह के बाद उन्हें दोस्तों खींचकर रुई से बाहर निकालिए। दोस्तों यहाँ निकालने का आप प्रयास कीजिए, जैसा कि आप 7.1.5 में देख सकते हैं। क्या दोस्तों नवोद्भिद सरलता से रुई बाहर खींच आता है। तो दोस्तों उसमें जैसा कि आपके जड़ आ गया है, तो दोस्तों उसे खींचने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हमने पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। तो दोस्तों यदि आप किसी पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करते होंगे उसे दोस्तों रोपने के लिए, तो दोस्तों उसे आप जड़ खींचिएगा तो दोस्तों ऊपर वाली दोस्तों जो तना होती है वो टूट जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो जड़ होता है नीचे से अच्छी तरह से पकड़ा रहता है। इसीलिए दोस्तों मिट्टी के साथ उसे निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को दोस्तों मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपसे बन सकता है कि दोस्तों जड़ों का कार्य होता है ये मिट्टी को मजबूती से दोस्तों प्रदान करती है, और इन मिट्टी को दोस्तों पौधे को स्थिरता कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये स्थिर है, इसलिए दोस्तों ये मिट्टी में पौधे को स्थिरता कहा जाता है। हमने देखा कि तन्ने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है, कि या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है। तो आइए इसका हम लोग पता लगाते हैं। दोस्तों क्रियाकलाप 8 में यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों चित्र 1.6A और 7.1B को दोस्तों ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या चित्र 7.16A के समान दिखती हुई अथवा चित्र 1.7B की तरह दोस्तों मक्का के पौधे के जड़ें कैसी हैं। तो दोस्तों जड़ें की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान से मक्का अथवा चना लीजिए। और दोस्तों चने एवं मक्के की जड़ों के क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है, क्या जड़ें के कुछ और भी प्रकार है। तो आइए इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग पता लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.16 में दोस्तों आपके
जड़ ए दिखाया गया है और जड़ बी दिखाया गया है। तो दोस्तों आइए इन जड़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों क्रियाकलाप 9 में दिखाया गया है कि खुली मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से दोस्तों मिट्टी धोकर अलग करिए और उनका निरीक्षण कीजिए कि क्या आपने ध्यान दिया है कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें, जैसा कि दोस्तों हम लोग ए और बी में देखे थे, एक समान है अथवा नहीं है। तो दोस्तों जिन पौधे की जड़ें चित्र 7.17 की तरह है और मुख्य जड़ों को दोस्तों मूसला जड़ कहते हैं। तो दोस्तों जो मुख्य जड़ होती है उसे दोस्तों मूसला जड़ कहा जाता है। वहीं दोस्तों छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहा जाता है। जिन पौधे की जड़ें दोस्तों 7.17 में दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके मूसला जड़ है, जो कि ये वाली दोस्तों जो ये मुख्य जड़ है ये आपकी, ये दोस्तों मूसला जड़ है, क्योंकि ये दोस्तों नीचे की तरह पूरा आई हुई है, यानी आप रूटेड जड़ भी इसे कह सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो जिन पौधे की जड़ें, जैसा कि दोस्तों यहाँ में बी में दिखाया गया है, समान है, उनको दोस्तों मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो सभी जड़ें हैं वो एक समान रूप से आपको दिखाई दे रही है। ये दोस्तों एक दूसरे की ओर इधर उधर फैली हुई है। तो दोस्तों इन जड़ों को झाखड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेशे की तरह बहुत सारी जड़ें निकली हुई आपको दिखाई दे रही है। इसमें कोई भी जड़ दोस्तों आपके मुख्य तौर पर नहीं दिखाई दे रही है, जो कि एक दोस्तों जड़ है जो पौधे को दोस्तों भरण पोषण करने में सहायता कर रही है। तो दोस्तों ऐसे जड़ों को रेशेदार जड़ कहा जाता है। और दोस्तों जो एक जड़ सिंगल आई रहती है उसे दोस्तों आपकी मूसला जड़ कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों आप चित्र के माध्यम से समझ चुके होंगे। और दोस्तों पौधे के समूह ए में रेशेदार जड़े वाले पौधे को समूह बी में रखिए और पौधे की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार से, और समूह बी के पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार से है। दोस्तों यहाँ पर जो बूझो है, इसके मस्तिष्क में एक विचार आया है। वो दोस्तों जानना चाहता है कि पौधे की जड़ें किस प्रकार की होगी। उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। दोस्तों ये जानना चाहता है कि क्या हम पौधे के बिना उखाड़े ही सिर्फ पत्तियों को देखकर इसका हम उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दोस्तों, कि कौन से पौधे में किस प्रकार की जड़ें होंगी। तो दोस्तों क्या आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार के एक रोचक संबंध होते हैं। क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं वह पत्तियों का दोस्तों जो सिरा विन्यास एवं जड़ों का प्रकार के सारणी 7.2 में सही रूप में आप भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके पौधे का नाम भरना है, सिरा विन्यास का प्रकार भरना है और दोस्तों जड़ों के प्रकार भरना है। तो 3 चीजें यहाँ पर यदि भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा दोस्तों तना जल एवं खनिज की पत्तियों एवं पौधे को अन्य भागों तक दोस्तों पहुंचाता है। वहीं दोस्तों पत्तियां जो होती है वो भोजन को संश्लेषित करती है और दोस्तों ये भोजन तनने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाते हैं। और दोस्तों इस प्रकार के कुछ जड़ें जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं दोस्तों टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी दोस्तों खाते हैं जहां भोजन भंडारित होता है। तो दोस्तों एक तना 2 तरफा मार्गों की तरह भी हो सकता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि 2 तना जो तरफा होता है यहाँ पर एक कार्य करता है, जैसे कि चित्र में लिखिए कि तने का कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से दोस्तों नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में दोस्तों हम पुष्पों की संरचना के अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग पुष्प के बारे में देखते हैं कि पुष्प के क्या होते हैं। तो दोस्तों गुलाब के पौधे को 3 आरेख 7.19 ABC में दर्शाया गया है। और दोस्तों कौन से स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। तो दोस्तों पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंग होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के दोस्तों पुष्प को भी देखे होंगे। क्या वे चटकीले हैं। तो कुछ पुष्पों का दोस्तों अध्ययन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अध्ययन के लिए पुष्प का चयन करते समय गेंद, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि ये पुष्प नहीं है, वरना पुष्पों का दोस्तों गुच्छा है। तो जैसा कि आपकी अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इनमें कौन सा पुष्प नहीं है। तो दोस्तों जो गेंदा होता है ये पुष्प नहीं होता है, सूरजमुखी भी पुष्प नहीं होता है और दोस्तों गुलदाउदी भी पुष्प नहीं होता है। दोस्तों ये पुष्पों का एक गुच्छा होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्रियाकलाप हमें 10 में बताया गया है
कि दोस्तों आवश्यक सामग्री के रूप में एक पुष्प की कलिका होनी चाहिए, जैसा कि निम्न पौधे के 2 पुष्प यहाँ पर दिए गए हैं, धतूरा दोस्तों और गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, एक स्लाइड, एक कागज और एक आवर्धक लेंस और जल होना चाहिए आपके पास। दोस्तों यहाँ पर पुष्प के कलिका का अध्ययन करने के बारे में बताया गया है। दोस्तों खिले हुए पुष्पों का प्रमुख में कौन सा है? यह पुष्प की पखुंडी या विभिन्न पुष्पों की पखुंडियों का अलग अलग रंगों की होती है। दोस्तों आपके विचार में कलिका की यह पखुंडी कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देती है? इन्हें दोस्तों बाह्यदल कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पुष्पों के बाह्यदल एवं पखुंडियों को भली भांति अवलोकन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें से आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें कितने बाह्यदल हैं, ये आपस में जुड़े हैं अथवा समानांतर स्वतंत्र है, बाह्यदल एवं पखुंडियों किन रंगों की है, आपके फूल में पखुंडियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इतने प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पों का परीक्षण के लिए यहाँ पर गुलाब लिया गया है और पखुंडी एवं रंगों की संख्या बताना है दोस्तों, और बाह्यदल संख्या एवं रंग बताना है, और पखुंडियों से जुड़ी हुई अथवा स्वतंत्र बताना है। दोस्तों अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न पुष्पों का अध्ययन संबंधी प्रेक्षण 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचों में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अपने प्रेक्षण के इस सारणी में लिखे। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए परिच्छेदों को पूरा पढ़ लें। दोस्तों आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब आप पखुंडियों को जुड़ी हुई अथवा जब स्वतंत्र अवस्था में हो। दोस्तों उदाहरण के लिए धतूरा एवं अन्य घंटाकार दोस्तों पुष्पों की पखुंडियों की लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक दोस्तों अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों पुष्पों के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पखुंडियों को दोस्तों हटा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो होता है दोस्तों निचली वाली भाग इसे स्त्रीकेसर कहा जाता है, और दोस्तों ये जो ऊपर वाली भाग आपको निकली हुई दिखाई दे रही है इसे दोस्तों पुंकेसर कहा जाता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप पुंकेसर और स्त्रीकेसर को दोस्तों पहचानिए। तो दोस्तों हम आपको पहचान करके दिखाए कि कौन सा पुंकेसर होता है और कौन सा स्त्रीकेसर होता है। दोस्तों हमने विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसरों को 2 भागों में पहचान सकते हैं? क्या आप पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पुंकेसर के भाग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जो ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे दोस्तों हम लोग परागकोश कहते हैं, और दोस्तों जो ये इस प्रकार से आपको डंडी हुई आकृति दिखाई दे रही है इसे दोस्तों तंतु कहा जाता है। तो दोस्तों पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश और एक होता है तंतु। वहीं दोस्तों अगर हम स्त्रीकेसर की बात करें तो दोस्तों पुष्प के जो केंद्र होते हैं, दोस्तों पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा पूरा भाग हो गया ये आपका स्त्रीकेसर हो गया। यदि आप इस तरह से पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो आप पुंकेसर को हटा दीजिए और चित्र 7.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को दोस्तों पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्त्रीकेसर में एक ये वाला जो दोस्तों भाग होता है ये आपके अंडाशय होता है, और दोस्तों ये जो ऊपर वाली भाग होती है स्त्रीकेसर की ये वर्तिक्राग होती है, और दोस्तों ये आपकी वर्तिका होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्त्रीकेसर में 3 भाग पाए जाते हैं। एक आपके ऊपरी वाले भाग को वर्तिक्राग, वर्तिका और अंडाशय, 3 चीज आप ध्यान रखिएगा, वर्तिक्राग, वर्तिका और दोस्तों अंडाशय। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पुंकेसर को तो दोस्तों हम लोग पुंकेसर के 2 भागों में बारे में पढ़े थे। एक उसमें दोस्तों होता है परागकोश और एक होता है आपका तंतु। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है यहाँ पे एग्जाम में कि इनमें से कौन सा स्त्रीकेसर का भाग नहीं है। दोस्तों आपसे 4 ऑप्शन दे देगा कि वर्तिका, वर्तिक्राग, अंडाशय, तंतु। तो दोस्तों जो तंतु होता है ये आपके स्त्रीकेसर का भाग नहीं होता है, और वहीं दोस्तों जो आपका वर्तिका, वर्तिक्राग और अंडाशय होते हैं ये आपके स्त्रीकेसर के भाग होते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम क्रियाकलाप 11 की दोस्तों बात करें तो दोस्तों एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन कीजिए। जैसा कि दोस्तों हम लोग 7.24 में देखे थे, यह स्त्रीकोशर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। दोस्तों यदि आपके पास बुक नहीं है तो दोस्तों आप बुक ले लीजिए, आपके पास एक बुक होना बहुत ही जरूरी है।
दोस्तों इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है और यह जानने के लिए कि अंडाशय के किस प्रकार को काटा जाए। जैसा कि दोस्तों यहाँ में आपको चित्र में दिखाया गया है कि अंडाशय का यहाँ पर किस प्रकार से काटा जा रहा है और इस दोस्तों अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोस्तों काटा जाएगा। तो दोस्तों चित्र ये है दोस्तों, इसे अनुदैर्ध्य द्वारा काटा जा रहा है और दोस्तों बी को अनुप्रस्थ दोस्तों माध्यम के द्वारा काटा जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो अंडाशय की कुछ आंतरिक लंबाइयों में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों लंबाई में यहाँ पर काटा गया है और दोस्तों बी में दोस्तों है ये अनुप्रस्थ काट के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर काटा गया है। दोस्तों अलग अलग पुष्पों में 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा दोस्तों प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट को सेक्शन पर जल की बूंदे रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक आप अध्ययन कीजिए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आवर्धक लेंस कौन से होते हैं। वहीं दोस्तों क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? दोस्तों इन्हें बीजांड कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गोल संरचनाएं ये दिखाई दे रही है, जो कि ये अनुप्रस्थ काट में आपको दोस्तों पूर्ण एकदम क्लियर रूप से आपको दिखाई देता होगा, तो इसे दोस्तों बीजांड कहा जाता है। और दोस्तों जो ये आपकी लंबाई में जो इस भाग को काटा गया है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों ओर दोस्तों जो ये दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे दोस्तों ये आपकी बीजांड हो गए हैं। तो दोस्तों जो बीजांड होते हैं वो आपके स्त्री केसर में ही पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए आपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए। अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्पों के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। दोस्तों नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा था उनके आधारों पर दोस्तों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों क्या आप सभी फूलों में बाहदल, पखुंडी, स्त्री केसर या दोस्तों पुंकेसर, सॉरी दोस्तों पहले है पुंकेसर फिर स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? तो क्या किसी फूल के अन्य भाग आपको मिलते हैं? तो दोस्तों क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल अथवा पखुंडी समान दिखाई देते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्यदलों की संख्या एवं पखुंडियों की संख्या असमान होती है? दोस्तों यदि आप परीक्षण किए होंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तो क्या आप अब इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल एवं पखुंडी एवं दोस्तों पुंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। वहीं दोस्तों कुछ पुष्प में इनमें से कुछ भागों की अनुपस्थिति भी हो सकती है। आपके पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों के संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे और हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में दोस्तों पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा आपके सेक्शन होगा दोस्तों उसमें हम लोग ये सारी जानकारी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से प्रमुख शब्द पढ़े हैं। तो एक आपके दोस्तों आरोही पढ़े थे, एक संवहन दोस्तों जो जल और खनिजों को ऊपर ले जाई जाती थी, और दोस्तों हम लोग एक विसर्पी लता पढ़े थे जो कि आपके अंगूर या सेम की लता के बारे में पढ़े थे, और दोस्तों हम लोग एक रेशेदार जड़ पढ़े थे, और दोस्तों शाक भी हम लोग पढ़े थे जिसे पौधा भी दोस्तों कहा जाता है, और दोस्तों एक पार्श्व जड़ पढ़े थे, एक दोस्तों मध्य सिरा हम लोग पढ़े थे, और एक सिरा विन्यास। पत्तियों में दोस्तों इन चीज़ों को हम लोग अध्ययन किया था, मध्य सिरा, सिरा विन्यास। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बीजांडों के बारे में पढ़े थे और समानांतर सिरा विन्यासों के बारे में। पखुंडिया दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों फूलों में पढ़े थे, और पर्णवृत्ति भी दोस्तों हम लोग पढ़े थे। और शास्त्र में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग जाना है कि प्रकाश संश्लेषण से दोस्तों कैसे आपको थोड़ी सी जानकारी दिया गया था परीक्षण करके कि किस प्रकार से जल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। और दोस्तों स्त्री केसर के बारे में हम लोग पढ़े कि स्त्री केसर को में कौन कौन से दोस्तों भाग पाए जाते हैं, और दोस्तों पुंकेसर में दोस्तों कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों जालिका रूपी सिरा विन्यास के बारे में हम लोग पढ़े, बाह्यदल पढ़े, झाड़ी पढ़े कि झाड़ी क्या होती है, पुंकेसर दोस्तों पढ़े कि पुंकेसर क्या होता है, उसमें दोस्तों कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो दोस्तों पुंकेसर में 2 भाग पाए जाते हैं और स्त्री केसर में दोस्तों 3 भाग पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों मूसला जड़ों के बारे में हम लोग पढ़े, और दोस्तों वाष्पोत्सर्जन और वृक्ष और सिराएं के बारे में दोस्तों हम लोग जानकारी इकट्ठा किए हैं। तो इन सारे शब्दों से आप जरूर परिचित हुए होंगे। दोस्तों यदि हम सारांश की बात करें तो दोस्तों सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तना, शखे आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्षों में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। वहीं दोस्तों सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं।
वहीं दोस्तों पत्ती में जो होता है शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। वहीं दोस्तों पत्तियों जो होती है उसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया जलवाष्प को वायु में दोस्तों निष्कासित करती है। और दोस्तों हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाशलेशन क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। वहीं दोस्तों जड़ें मिट्टी जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है और दोस्तों पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ों का दोस्तों ये काम होता है। दोस्तों जड़ें हम लोग दो प्रकार के पढ़े थे, एक मूसलाधार एक दोस्तों रेशेदार जड़। वहीं दोस्तों जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है, क्योंकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे को जड़ें दोस्तों रेशेदार होती है। वहीं दोस्तों तने द्वारा जड़ें में पत्तियां एक दूसरे के भागों में जल और पत्तियों से भोजन पौधे और अन्य भागों तक पहुंचता है। वहीं दोस्तों पुष्पों के आपके विभिन्न भाग हम लोग पढ़े थे, बादल पढ़े थे, पखुंडी दोस्तों पढ़े थे, पुनकेसर पढ़े थे और स्त्री केसर पढ़े। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फूलों के बारे में दोस्तों हम लोग 4 चीजों के बारे में अध्ययन किए हैं। दोस्तों यदि आप अभ्यास प्रश्नों को उत्तर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पर इसके दोस्तों प्रदर्शित कर देते हैं। और दोस्तों अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे दोस्तों शरीर में गति, यानी कि दोस्तों हम लोग फिजिक्स में दोस्तों इंटर करेंगे। तो आप दोस्तों अगला चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों कल हम लोग अगला चैप्टर यानी कि दोस्तों 23 अक्टूबर को दोस्तों अगला चैप्टर हम लोग 8 नंबर पढ़ लेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों ये एनसीईआरटी का सीरीज हम लोग दोस्तों 6 से 10 तक कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों जैसे ही हमारा ये साइंस कंप्लीट होता है फिर दोस्तों हम लोग जियोग्राफी चालू करेंगे, क्योंकि दोस्तों जियोग्राफी के सेक्शन से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि साइंस और जियोग्राफी का वेटेज दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा रहता है एनसीईआरटी को लेकर। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।